Welcome back to my class, dear students. In the previous video we have completed the poem's explanation, Tiger in the Zoo poem. I have asked you the name of the poet. I am sure you must have written the answers in the comment box. I am sure about that. Now in this poem I will tell you about the literary devices, figures of speech used in this poem, A Tiger in a Zoo. So as you can see, my dear students, I have written the first literary devices which is used in the poem, alliteration. What is alliteration? Alliteration is a figure of speech where same sounds occurs in the beginning of adjacent or closely connected word. या तो beginning में होंगे वो या फिर closely connected होंगे, और ये ज़रूरी नहीं है किसी भी लाइन में हो सकते हैं. इन द एनी लाइन ऑफ द पोम यू हैव टू फाइंड आउट सेम साउंड आना चाहिए. लाइक आई हैव रिटन टू एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स. स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. स्टॉक्स एस साउंड हियर. स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. सो S sound in this line, S sound. And the next example, locked in a concrete cell. Locked, ka sound. Concrete, spelling is C but ka sound. Conk, ka, conk, ka sound. Repetition, same sounds occur with closely connected. This is closely connected, concrete and locked. So K sound. So alliteration is that figure of speech where the same sound occurs. जहाँ पर same sound, और किस लिए to यूज़ किए जाते हैं सेम साउंड जहाँ पर अकर होता है तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होती है एलिट्रेशन. लाइक आई हैव टोल्ड यू इन टू एग्जाम्पल. दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता भी दिए हैं. इफ़ यू फाइंड वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम योर ओन साइड, राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई एम श्योर यू विल फाइंड माय डियर स्टूडेंट सेम साउंड. एलिट्रेशन होता है, नॉट रिपीटिशन. एलिट्रेशन वेयर सेम साउंड. एंड व्हाट इज द डिफरेंट इन बिटवीन एलिट्रेशन एंड रिपीटिशन? रिपीटिशन इज ऑल्सो यूज्ड इन दिस पोम. दिस इज ऑल्सो अ लिटरेरी device, figure of speech. Repetition, my dear students, to repeat single words, line or phrases to emphasize a point. एक वर्ड होगा या लाइन होगी, एक लाइन को अगेन अगेन रिपीट किया गया, फिर एक सिंगल वर्ड को अगेन एंड अगेन रिपीट किया गया, फिर फ्रेजेस को अगेन एंड अगेन रिपीट किया गया है. टू एम्फेसाइज, जोर देने के लिए. टू एम्फेसाइज अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे जोर देने के लिए या फिर म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए पोम में यूज़ किया जाता है रिपीटिशन. Single words line, not the same sound. Single words. Like the example, velvet, quiet and quiet rage. अब यहाँ पर क्या पॉइंट प्रूव करना चाहता है माय डियर स्टूडेंट्स? वेलवेट क्वाइट जब हमने बोला है तो पॉइंट यहाँ पे जो वेलवेट क्वाइट है इज अ to emphasize the silence in the zoo. Velvet quiet, silence in the zoo in compared to against the noise in the forest. In the expression velvet quiet, quiet here means, my dear student, movement of, when velvet quiet on the pads of velvet quiet, when the tiger is moving on his feet. So his velvet quiet here means when the tiger is moving on its feet, तो the below part, the sole और the तलवा जिसको हम बोलते हैं ना, उसके जो पैड्स होते हैं नीचे का हिस्सा टाइगर का, वो बहुत सॉफ्ट होता है लाइक वेलवेट. सो हियर वेलवेट क्वाइट एंड क्वाइट रेज. तो क्वाइट एंड क्वाइट का सिंगल वर्ड अगेन एंड अगेन इट इज़ रिपीटेड. So that's why it is repetition. And here quiet raise का क्या मतलब है my dear student? Quiet raise here means the anger is shown. The raise means anger and quiet means शांत. तो anger is shown to be quiet. The tiger is inside the prison. He is angry but he has suppressed. उसने अपने anger को दबा दिया. Moving quietly in anger. So that's what quiet raise. वेलवेट क्वाइट एंड क्वाइट रेज. मीनिंग दोनों का यूज़ अलग अलग है, पॉइंट अलग अलग यूज़ किया गया है, लेकिन एक ही वर्ड को रिपीट किया गया है टू एम्फेसाइज अ पॉइंट. यहाँ पे पॉइंट डिफरेंट है, यहाँ पे पॉइंट डिफरेंट है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस इज़ यूज्ड, दैट इज़ ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन और ऑक्सीमोरॉन भी कहते हैं. ऑक्सीमोरॉन, टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, opposite words, totally opposite words or ideas are put together. जब
किसी भी पोम में टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हो या टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज आर पुट टुगेदर, देन द लिटरेरी डिवाइसेस वुड बी ऑक्सीमोरॉन. लाइक एग्जाम्पल, क्वाइट रेज. Rage means anger, and when somebody is in anger, he will be or she will be loud. Like tiger was in anger, so he should roar. दहाड़ना चाहिए, but वो नहीं किया उसने ऐसा कुछ भी. और quiet means silent. Calm, when you are calm, compose, है ना. जब आप चिल्ला नहीं रहे हो, रेज एंगर में तो हम चिल्लाते हैं. तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, दोनों का मीनिंग टोटली डिफरेंट है, आइडियाज़ टोटली डिफरेंट हैं यहाँ पर. तो दोनों को साथ में रखा गया है, बट दे आर कॉन्ट्रास्टिंग. So this literary device is oxymoron. If you can find another literary device like this oxymoron in the poem, please write the answers in the comment box of repetition, alliteration or oxymoron if you can find. Personification, my dear student, another literary device used giving human qualities to an object or animal. जब हम अपनी ह्यूमन क्वालिटीज़ किसी ऑब्जेक्ट को या लाइफलेस थिंग को या फिर एनिमल्स को दे देते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है. अब आप कहोगे सर इसमें कहाँ पर है, तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स. ही वी यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स, राइट. वी डोंट यूज़ ही फॉर एनिमल्स, वी यूज़ it for animals, but here poet has used he, which is a pronoun, used for a man, or so ही इस पर्सोनिफिकेशन. हमने ह्यूमन क्वालिटीज़ को एक एनिमल्स को दिया है. ही यूज स्टॉक्स, यहाँ पे इट होना चाहिए, स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रीट. तो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है. फीमेल को द शी लिखा होता तो भी पर्सोनिफिकेशन का यूज़ होता. माय डियर स्टूडेंट, पर्सोनिफिकेशन लेग्स ऑफ द टेबल, अनदर एग्जाम्पल. इट इज़ नॉट इन द पोम, बट अगर मैं यहाँ लिखूँ लेग्स ऑफ द टेबल, टेबल इज़ लाइफलेस, टेबल इज़ लाइफलेस. सो हम यहाँ पे पैर किसके होते हैं, ह्यूमन बींग्स के. ह्यूमन क्वालिटीज़ हमने टेबल को दे दी. टेबल तो जस्ट एन ऑब्जेक्ट माय डियर स्टूडेंट, तो उसको हमने लेग्स ऑफ द टेबल बोल दिया. लेग्स हमारे होते हैं, राइट. सो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है. इफ़ यू कैन फाइंड अनदर personification literary device used in the same poem, please write in the comment box. Now the next last one, metaphor. Metaphor, to make a comparison between two things that aren't alike, जो एक जैसी नहीं हैं, उनके बीच में कंपैरिजन करना जो बिल्कुल अलग हैं. alike means एक जैसे नहीं हैं, but do have something in common, but उन दोनों में एक कॉमन सी चीज़ होती है. कोई ना कोई चीज़ कॉमन होगी. दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं है, बट कोई एक आध चीज़ कॉमन होगी. फॉर एग्जाम्पल, on pads of velvet quite, from the same poem I am telling you the example. On pads of velvet quite, जो pads here is tigers क्लॉज हैं, जो उसके पंजे हैं, जो उस पैरों के बल जो चलता है, उसका पैड्स ऑफ टाइगर्स फीट, जो टाइगर्स के फीट के पैड हैं, जो नीचे जो हिस्सा है वो बहुत सॉफ्ट है, लाइक वेलवेट. एंड वेलवेट हियर, velvet is also soft. So the tiger का feet and velvet, they both are different. tiger का feet का जो निचला हिस्सा है, right, tiger, suppose this is the tiger feet, उसका निचला हिस्सा है very soft, and velvet is also very soft. But velvet and feet of the tiger are not alike. They do have common thing, they both are soft and smooth to touch. When you will touch a tiger's, lower part of his feet, which is, you will feel like a velvet, and velvet you must have touched many times, so that is also soft. So what is common in both of them? Softness and smoothness, right? But they are not alike. If I will write, she is a cheetah, तो अब एक लड़की है, वो चीता तो नहीं बन सकती ना, नहीं बन सकती. दोनों अलग है, दिखने में बिल्कुल अलग है. दे आर नॉट अलाइक. बट यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि चीता जितना तेज़ दौड़ सकता है वैसे ही वो भी तेज़ दौड़ती है. तो कॉमन चीज़ क्या हुई? स्पीड. कॉमन चीज़ क्या हुई? क्विकनेस, फास्ट. फास्ट है वो चीता जितनी, कॉमन, बट नॉट अलाइक. दैट इज़ कॉल्ड मेटाफर. Metaphor, my dear students. So these are the literary devices used in this poem, my dear students. I wanted to tell you. I hope you have understood the literary devices. Now let me tell you the rhyme scheme on the
poem. You can take a screenshot if you have not understood, and then you can understood later, or you can see the video again. Now rhyme scheme. Rhyme scheme is very interesting, my dear students, as if you will see, he stalks. He, first line, he stalks in his vivid strips. How we make a rhyme scheme? The last word here is stripes of the first line. The second line last word is cage. So we will give this A, we will give this B, because they are not rhyming. If they were rhyming, so we would have given A here, but it is not rhyming, so we will give B. And the third line last word is quite. So ये भी rhyme नहीं कर रहे हैं. All three words of the all three last words of the first three lines of the first stanza, they are not rhyming. So we have given A, B, C. And the rage. अब rage, if you will see, rage is rhyming with cage. तो we will write B. यहाँ पे B दिया था हमने इसको, यहाँ पे भी हम B लिखेंगे. So the rhyming scheme of the first stanza is A, B, C, B. But if you will notice, my dear students, the whole poem's rhyming scheme is A, B, C, B. He should be lurking in shadow, A, grass, B, hole, C, and pass. So B, A, B, C, B. A, B, C, B. Edge, village. Cell, bars, visitors. So A, B, C, B. Night, cars, billion, stars. Cars, stars. A, B, C, B. So A, B, C, B is the rhyme scheme of the poem. Rhyme scheme of the poem is A, B, C, B. So I hope now you people have no doubt in this poem. I have explained you this poem, and the question answers we can discuss in the next class. So for today, and this is it in today's class. That's enough for today. So thank you and have a nice day.